ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, क्योंकि आजकल ये एफडीआई का काम रिटेलिंग में भी होने लगा है। तो पहले से देख लेते हैं कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। कहते हैं कि जब एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर क्या करेगा, कंपनी में जिसका मूल और संचालन दूसरे देश में है। मतलब मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, अपना प्रोडक्ट कहाँ भेजना चाहती है, इंडिया में। तो इंडिया में आने के लिए उसको दो रास्ते हैं, ठीक है। एक तो है ऑटोमेटिक रूट, एक है गवर्नमेंट रूट। तो एक जो इन्वेस्टर है, कंपनी में जिसका मूल और संचालन किसी दूसरे देश में होता है, उसमें धन का अंततः इंजेक्शन होता है। इसलिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के परिणामस्वरूप निवेशक सीधा कंपनी में निवेश करता है। मतलब इंडिया की किसी कंपनी के अंदर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो उसको काफी सारे अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं, और इन्वेस्टर को वोट देने का भी अधिकार मिल जाता है। मतलब बंदे ने क्या किया, इंडिया की किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो क्या करेगा, घरेलू वस्तुओं और सेवाओं में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो यदि इन्वेस्टर कंपनी के स्वामित्व के अधिकार का 10% या उससे अधिक है, एफडीआई के रूप में माना जाता है, तो इस स्वामित्व के परिणाम स्वरूप क्या होगा, कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी के जो आंतरिक मामलों में मतदान करने का जो अधिकार है ना, उसको मिल जाता है। तो 10% शेयर बाजार में विदेशी निवेश शामिल नहीं करता। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर ये इन्वेस्टमेंट 10% से कम है, तो इसको हम क्या बोले जाते हैं, फॉरेन का पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास 10% से ज्यादा का होना चाहिए, अगर ये 10% से कम है तो इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूट कौन कौन से हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रूट तो एक है ऑटोमेटिक रूट और एक है गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक रूट क्या है, ऑटोमेटिक रूट में हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से या रिजर्व बैंक से हमको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो उसको स्वयं ही, जो उसको रास्ता खुद पता है, उस रास्ते के अकॉर्डिंग वो खुद क्या करता है, बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लेता है। तो कहता है कि टाइम टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफी सारी पॉलिसीज को बताया है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। सेकंड जो रास्ता है वो है गवर्नमेंट रूट। अब इस रूट के अंदर तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं गवर्नमेंट रूट। तो कोई भी भारतीय कंपनी जो स्वतः मार्ग या सरकारी मार्ग तहत जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करती है, तो एफडीआई नीति और सभी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होता है। मतलब अगर कोई भी कंपनी है ना, एफडीआई के तहत अगर इन्वेस्टमेंट ले रही है, तो एफडीआई के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करने होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर एफडीआई कहां कहां पर प्रोहिबिटेड है। बोले तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप एफडीआई नहीं कर सकते। कहां कहां पर, लॉटरी वाले बिजनेस, जुआ, चिट फंड कंपनी, और हमारे पास रियल एस्टेट बिजनेस या फार्म हाउस का निर्माण है, सिगरेट, तंबाकू के प्रतिस्थापन का उत्पादन, या आपका जो रियल एस्टेट है, ठीक है, रेलवे या परमाणु, इन एरियाज के अंदर आप एफडीआई नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हमारे पास कैपिटल की फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट हमारे सस्ते हो जाते हैं, नया मार्केट क्रिएट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, कंट्री के लिए मनी इंक्रीज होती है। तो काफी सारे बेनिफिट हैं और इंडस्ट्रीज भी क्रिएट होती हैं। तो यहां पर देख लेते हैं जिस भी कंट्री के अंदर एफडीआई लगती है वहां पर फायदा क्या होगा। सबसे पहली बात है कि हमारे पास फंड्स का फ्लो होता है। पहले जो पैसा फॉरेन में था वो पैसा भी इंडिया में आना स्टार्ट हो गया, तो फंड्स का फ्लो होगा। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अब तक नहीं थी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आनी स्टार्ट हो गई। तीसरी बात, नई नई मार्केट्स खुल जाती हैं और नए नए मार्केटिंग चैनल का पता चल जाता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। जो भी कंपनी अभी एफडीआई लेकर आएगी तो उससे पैसा आएगा तो उससे और भी मनी क्रिएट होने वाली है। फिर टैक्स रेवेन्यू भी क्रिएट होता है, क्योंकि जो भी कंपनी आएगी गवर्नमेंट को उससे टैक्स भी तो लेना है, तो टैक्स जनरेट होने वाला है। टैक्स जनरेट होगा तो वो पैसा कंट्री की डेवलपमेंट के काम आने वाला है। फिर
हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो कंपटीशन बढ़ने से क्या होता है, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट अच्छे बनते हैं। क्योंकि मान लो कोई एक ही कंपनी बिजनेस कर रही है मार्केट में, तो क्या करेगी, अपनी ही तरह से अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सेल करेगी। अगर मार्केट के अंदर दो चार कंपनियां और आ जाएं सेम प्रोडक्ट बनाने वाली, तो हर कंपनी क्या करेगी, हर कंपनी यही सोचेगी कि तो मेरा प्रोडक्ट सेल हो, तो वो क्या करेगी, अच्छे वाला क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जब कंपनीज बहुत सारी हैं तो कस्टमर को कम रेट्स के ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं चीप रेट्स पर। तो इसका अल्टीमेटली फायदा किसका होता है, कस्टमर्स को भी होता है। आगे जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ये है रिटेल मैनेजमेंट के अंडर में ही। कहता है कि रिटेल मैनेजमेंट करना कोई आसान काम नहीं है, फिर भी रिटेल मैनेजमेंट करने के लिए हमको एक बहुत बड़ी प्लानिंग करनी होती है। तो रिटेल मैनेजमेंट के अंडर में रियलिटी में जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक हमको सिलेबस में दिया हुआ है वो है ब्लू प्रिंटिंग ऑपरेशंस। यस, ब्लू प्रिंटिंग ऑपरेशंस। फिर लास्ट में एक टॉपिक और है आपका वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, सॉरी एनर्जी मैनेजमेंट को लेकर। दो टॉपिक हम लाइन में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास, सिलेबस भी देख लेना आप, ब्लू प्रिंटिंग ऑपरेशंस, फिर हमारे पास एनर्जी मैनेजमेंट। ब्लू प्रिंट का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो इसका जो हम लेखा जोखा तैयार कर लेते हैं ना, वैसे ही कहीं पे प्लानिंग कर लेते हैं रिटर्न की फॉर्म में, वो उस काम की क्या होती है कि हमने उस काम की क्या किया है, ब्लू प्रिंटिंग रेडी की है। तो ब्लू प्रिंटिंग क्या है, कहता है कि एक ब्लू प्रिंट से, कहता है कि एक ब्लूप्रिंट से क्या मतलब होता है, कहता है कि ये किसी भी काम को करने के लिए बनाया गया नमूना या योजना है। कहता है कि एक स्टोर को अगर हमें ऑपरेट करना है तो ये बहुत जरूरी होता है कि रिटेलर क्या करे, उस काम की पहले ही बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग बना ले, फिर उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए वो ब्लूप्रिंट क्या करे, काम करेगा, उसको अच्छे तरीके से चलाने में हेल्प करने वाला है। तो एक जो व्यापारी होता है वो अपनी इच्छा अनुसार सारे रिटेल स्टोर के लिए एक ही ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है या अलग अलग तैयार कर सकता है। मतलब एक बिजनेसमैन ने मान लो अलग अलग रिटेलर शॉप खोलनी है, शॉप नंबर 1, शॉप 2, शॉप 3, शॉप 4, या तो सभी का एक ही ब्लूप्रिंट रेडी कर ले, या सबके ब्लूप्रिंट वो अलग अलग भी चाहे तो तैयार कर सकता है। और जब वो ब्लूप्रिंट रेडी कर लेगा, जब वो प्लानिंग कर लेगा, तो प्लानिंग करने से क्या होगा, वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो किसी भी काम को करने से पहले हर किसी को ब्लूप्रिंट तो रेडी कर लेना चाहिए। तो कहता है कि ये ब्लूप्रिंट रेडी करना एक व्यापारी की इच्छा पर और एक बिजनेस की नेचर पर भी डिपेंड करता है, और उसका व्यापार के अंदर कितनी जटिलताएं हैं ये उसके ऊपर रेडी करेगा कि ब्लूप्रिंट कैसे रेडी होने वाला है। तो कहता है कि जब हम ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं, तो हम अपने इंप्लॉइज की भी मदद ले सकते हैं और इंप्लॉइज की भी हेल्प भी करता है, क्योंकि जब वो ब्लूप्रिंट रेडी हो जाएगा तो सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि काम किस तरीके से होने वाला है। और जब हम सामने वाले को एक बार प्लानिंग बना के दे देते हैं, तो प्लानिंग बनाने के बाद क्या होगा, हमने सामने वाले को रिटर्न में प्लानिंग दे दी, तो वो काम उसी अकॉर्डिंग करने वाला है। वो बार बार काम पूछने के लिए अपने मालिक के पास ही जाएगा, भाई मेरे को बताओ काम कैसे करना है, भाई बताओ मेरे को काम कैसे करना है। तो सामने वाले को हमने पहले एक योजना बना के दे दी, तो वो कहीं ना कहीं इंप्लॉइज को मोटिवेट करेगा और उनको बार बार छोटी छोटी बातें पूछने के लिए अपने मालिक के पास, ओनर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो कहता है कि एक ब्लूप्रिंट जितने भी बिजनेस के जो काम होते हैं उनको हमें सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं तो ब्लूप्रिंट के अंदर ये देखते हैं कि काम कैसे होगा, काम को पूरा करने में समय कितना लगेगा, ये भी हम फिक्स कर लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं फ्लो चार्ट के तरीके से भी प्रस्तुत किया जाता है और कर्मचारियों को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको काम इसी तरीके से पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उनको स्टेप 5 बता दिए, स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने ब्लूप्रिंट में हमको बता दिया कि पहले तुम स्टेप नंबर 1 पूरा करना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा स्टेप, फिर 5वां स्टेप। तो उनको काम को पूरा करने का हमने पूरा का पूरा सीरीज भी डिसाइड करके दे दिया कि काम हमको इस सीरीज में ही पूरे करने हैं। तो मतलब एम्प्लॉइज को पूरे के पूरे हम इंस्ट्रक्शंस पहले से दे देते हैं कि काम इस सीरीज में ही पूरे होने चाहिए। तो ये होता है ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट सिंपल सी बात, एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस देने का भी काम करता है क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा स्टोर मैनेजमेंट का।
सॉरी, एनर्जी मैनेजमेंट को लेकर। स्टोर मैनेजमेंट तो हम पहले भी स्टडी कर रहे थे, एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर आवाज आ रही है सभी को? इट्स ऑडिबल? इट्स ऑडिबल, सभी को आवाज आ रही है? इट्स ऑडिबल? सभी को आवाज आ रही है कि कमेंट करके बताओ एक बारी, क्योंकि बीच में से एक दो बच्चों ने, पहले एक बच्चे ने बोला कि मुझे क्लास रुक गई है। आवाज आ रही है सभी को? ओके। कहता है जो एक रिटेलर होता है ना, रिटेलर को एनर्जी मैनेजमेंट के कामों का भी उत्तरदायित्व लेना होता है। मतलब वो एनर्जी को सेव करे, जैसे बिजली है, पानी है, या कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, लाइट है, इन सारी चीज़ों का भी मैनेजमेंट उसको करना आना चाहिए। और इस काम के लिए वो एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग दे सकता है, क्योंकि एक कुशल ऊर्जा प्रबंधन के लिए जरूरी है कि एक व्यापारी ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करे जिसमें एनर्जी कम से कम यूज हो, और अपने एम्प्लॉयज को भी वो ट्रेनिंग दे दे। एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग दे दे कि भाई एनर्जी मैनेजमेंट तुमको कैसे करनी है, एनर्जी को कैसे सेव करना है, तो ताकि वे बिना इस्तेमाल किए चल रहे बिजली, पंखे इत्यादि को स्वयं बंद कर दे। एनर्जी मैनेजमेंट रियलिटी में हम सबको भी आनी चाहिए, क्योंकि हम घर पर जब बिजली, पंखा कुछ खुला चल रहा होता है घर पे तो बंद कर देते हैं, बट अगर हम पब्लिकली बात करें, कहीं पर कहीं लाइट जल रही है या किसी स्कूल में, कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम काफ़ी बार देखते हैं ना कि बिजली के पंखे, लाइट, कुछ भी खुला चल रहा है और हम बंद तक नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हम सबको जनरल लाइफ में कहीं ना कहीं आनी चाहिए। दैट इज़ एनर्जी मैनेजमेंट, ताकि हम फालतू के खर्चे से बच सकें, और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉफिट में भी कमी आ जाती है और लागतों पर हम नियंत्रण नहीं पा पाएंगे। तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कहता है कि एक हमको एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए और वो अपने खरीदार को भी एक आरामदायक खरीदारी अनुभव प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, परंतु साथ साथ ऊर्जा खपत का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब अपने को पॉलिसी ऐसे बनानी है कि किसी कस्टमर को प्रोडक्ट परचेज करने में दिक्कत भी ना हो, प्लस हमारी जो ऊर्जा को जो खपत है, जो हमारी एनर्जी जो कंज्यूम होने वाली है, उसको भी हम सही रख पाए। फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करो जो कम एनर्जी को लगाए, और जितनी भी जरूरतें हैं, जरूरतों का ठीक ढंग से विश्लेषण कर लो। जैसे मान लो हमने जनरेटर बहुत बड़ा खरीद लिया, चाहिए तो कम लाइट थी, या लाइट हमने बहुत बड़ी लगा दी, चाहिए तो छोटी सी थी वहां पर। तो ऐसे ऐसे उपकरणों का यूज करो जो हमको जरूरत के हिसाब से और कम एनर्जी यूज करें। फिर कर्मचारियों को भी बताओ, इंप्लॉइज को भी बताओ कि जब भाई बिजली के पंखे, एयर कंडीशनर यूज ना हो तो उसको स्वयं बंद कर दें। फिर टेम्परेचर वाला जगह भी देख लो, कुछ ऐसी जगह है जहां पर गर्मी है या सर्दी है, उस अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करो। फिर
कर्मचारियों की सुरक्षा से कोई समझौता करे और ना ही ग्राहकों के अंतिम के प्रति। मतलब हम जब भी कोई एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमारी जो चीजें हैं, जो प्रोडक्ट हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को नुकसान भी ना पहुंचे। फिर रिटेलर क्या करे, जहां पर वो यूज हो रही है, जैसे आजकल आपको पता है कि पहले हम बड़ी बड़ी ट्यूब यूज करते थे, आजकल क्या आने लगी है, एलईडी आने लगी है। तो आप देख लो, ऐसी ऐसी चीजों का यूज कर सकते हो जो ज्यादा रोशनी देते हैं परंतु एनर्जी कम लेते हैं, बिजली का बिल हमारा कम आता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर हमारा जो रिटेल स्टोर है उसके अंदर खिड़कियां होनी चाहिए, क्योंकि खिड़कियां ज्यादा होंगी तो बाहर की रोशनी ज्यादा आएगी, तो इससे हमारी बिजली की बचत होती है। फिर एक रिटेलर को यह फिक्स करना चाहिए कि बिजली के बिल वह प्राप्त कर रहा है वह सही हो, मतलब जो भी बिजली के बिल हमारे पास आते हैं वो सही हो, हम उनको टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पता चला कि हमारे पास जुर्माना लग गया है, तो इन सारी चीजों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ये सारा का सारा किस में आएगा, एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर। अब हमारे पास है कि इंडिया में रिटेलिंग का क्या ट्रेंड है, इंडिया में रिटेलिंग का क्या ट्रेंड है, इसके अंदर हमको 7 पॉइंट डिस्कस करने को मिल रहे हैं। शिफ्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज रिटेलिंग, मतलब पहले हम जब भी रिटेल ट्रेड करते थे ना, कुछ सिस्टमेटिक नहीं था अपने पास, खिंडा फिंडा बिजनेस, दुकानें बना ली। आज के टाइम में रिटेलिंग का जो काम है ना वो सिस्टमेटिक तरीके से होने लगा है, सोच समझकर ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। इसी तरह से स्टोर का डिजाइन बहुत ध्यान से देखते हैं, कंपटीशन, न्यू फॉर्म ऑफ रिटेलिंग, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर, एंटरटेनमेंट, ये सारी बातें हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारे पास शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। कहता है कि इंडिया के अंदर सारा का सारा जो रिटेलिंग है वो सारा अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा नहीं, ठीक है। तो इससे हमारा अभी क्या कर रहा है, ग्रोथ ऑफ रिटेलिंग ट्रेडिंग इन द हायर डिस्पोजेबल इनकम, rising urbanization, growing consumerization, nuclear family structure, growing number of educated and employed women population। मतलब जो अपना रिटेलिंग का सिस्टम अब आने लगा है ना वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की ओर जाने लगा है, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में सुधार आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब हम जो हमारे अर्बन वाले एरिया हैं वो ऊपर उठने स्टार्ट हुए हैं, कंज्यूमर के अंदर ग्रो होना स्टार्ट हुआ है, एजुकेटेड के अंदर लोगों के अंदर ग्रो होना स्टार्ट हुआ है, जो हमारे एम्प्लॉयड वुमेन हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी है, इनकम अच्छी होने लगी है। फिर हमारे पास है स्टोर का डिजाइन। तो पहले हम बात करते थे कोई भी डिजाइन बना लो कोई दिक्कत नहीं होती थी, आजकल हम क्या करने लगे हैं, शॉपिंग मॉल्स सारी की सारी चीजें बहुत ध्यान से बनाने लगे हैं। Irrespective of the format, the biggest challenge for the organized retailer is to create an environment that pulls the people। मतलब आज कर हम स्टोर का डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाने लगे हैं कि कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो मतलब हमको खींचने का काम करते हैं। एंड मेक देम स्पेंड मोर टाइम इन द शॉपिंग, इससे वो लोग शॉपिंग पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और शॉपिंग के ऊपर पैसा भी ज्यादा खर्च करते हैं। तो आजकल जो स्टोर का डिजाइन है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर बात करता है तीसरी बात कंपटीशन की। पहले के टाइम में ना रिटेलिंग के अंदर ज्यादा कंपटीशन नहीं होता था, आजकल रिटेलिंग का ज्यादा कंपटीशन होने लगा है। मंडी के बारे देख लो, 20 लोग तो केले बेचने वाले खड़े होंगे, घर के पास देख लो 5 तो आपकी कन्फेक्शनरी की दुकानें होंगी, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेलर, डिस्काउंट स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट एक्सेट्रा, ऑल द कंप्लीट ऑफ द सेम कस्टमर। मतलब जो छोटी छोटी दुकानें हैं ना, छोटी छोटी दुकानों की जगह पे आजकल ये सारी चीजें खुलनी स्टार्ट हो गया, तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ तो आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी, और घर के पास खरीदना हो तो एक चीज यहां से खरीदो दूसरी जगह वहां से खरीदो, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ गया है। क्योंकि कंपटीशन के बढ़ने की वजह से काफी सारे लोग, काफी सारे रिटेल स्टोर क्या कर रहे हैं, कस्टमर को पर्सनल सर्विसेज भी देने लगे हैं। आपको पता होगा कि आपके घर पे भी आजकल प्रोडक्ट के ऑर्डर दो तो प्रोडक्ट घर पे भी सर्विस दे देते हैं, प्रोडक्ट घर पे पहुंचा जाते हैं, तो देखो होम डिलीवरी की सर्विसेज भी हैं। फिर न्यू फॉर्म ऑफ रिटेलिंग, न्यू फॉर्म ऑफ रिटेलिंग के अंदर वही बातें कर रहा है कि आज हमारे पास काफी सारे मॉल्स हो गए हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए हैं, तो रिटेल करने के नए नए तरीके आ गए हैं। पहले तो क्या था, एक रेडी वाला होता था, ये छोटी छोटी दुकानें होती थी, या फुटपाथ के ऊपर माल होते थे, या माल बेचने के खोखे होते थे, और आज के टाइम पे क्या हो गया, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, मॉल हैं,
सुपर मार्केट हैं, ये सारे के सारे नए नए तरीके आ गए हैं रिटेलर्स के। फिर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ने भी क्या किया, कंपटीशन हैज बिकम ए कॉम्पिटिटिव टूल दैट हेल्प द ऑर्गेनाइज सेक्टर रिटेलर टू स्कोर ओवर द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर। मतलब जो खिंडे हुए लोग होते हैं ना, जिनको अच्छे से रिटेल ट्रेड नहीं चलाना आता, उनको हम क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर जीत कौन हासिल कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड वाले। क्यों, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये लोग अब बेनिफिट कम ले पाते हैं, इन लोगों को बेनिफिट ज्यादा मिल पा रहा है। अब इन लोगों को जब बेनिफिट मिलता है तो वो कॉस्ट के मामले में भी है, सर्विस की इसके मामले भी है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की ओर ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि कस्टमर को हम काफी अच्छी सर्विस ही दे सकते हैं, प्रोडक्ट हमारे कम कॉस्ट पे हम दे सकते हैं। फिर है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। पहले कंज्यूमर का जो खरीदने का तरीका था, वो पैटर्न था, वो अलग था। आजकल कंज्यूमर के खरीदने के तरीके अलग हो गए हैं, कुछ तो इंटरनेट की वजह से, कुछ टेलीविजन की वजह से, कुछ मोबाइल के अंदर एडवर्टाइजमेंट की वजह से, और आजकल हमारी व्हाट्सएप भी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, पाठशाला बनी हुई है मैसेज। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बाय करने के बिहेवियर में भी चेंज आ गया। तो कहता है कि इंडिया में प्रोडक्ट खरीदने को लेकर, कंज्यूमर को बिहेवियर को लेकर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, हर जगह पे पैटर्न आपको अलग अलग मिलने वाला है। अपर क्लास के अंदर पैटर्न अलग है, लोअर क्लास में पैटर्न अलग है। फिर एंटरटेनमेंट, पहले हम क्या करते थे, कस्टमर्स की एंटरटेनमेंट की और कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। आजकल आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ या मॉल में चले जाओ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाओ, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं मिनी थिएटर, खाना खाने की जगह, चिल्ड्रन के प्ले स्पेसिस, कॉफी की शॉप्स, ये भी आपको मिल जाती हैं। क्योंकि घर के पास अगर आप किसी दुकान पे जाओगे, छोटे बच्चे को ले जाओगे, तो कहाँ पे, घर पे छोड़ के आना पड़ता है। अब किसी बड़े मॉल में चले जाओ, आजकल क्या मिलेगा आपको, खाने की जगह वहीं मिल जाएगी, स्विमिंग पूल वहीं मिल जाएंगे, बच्चे को खिलाना है तो बच्चे को खेलने की जगह वहीं छोड़ दी आपने। तो काफी सारी एंटरटेनमेंट की जगह भी रिटेलिंग के अंदर आने लगी हैं। तो कुछ सालों पहले जाएं तो इंडिया में ऐसा ट्रेंड नहीं था। तो ये 6-7 बातें आपको वो बताई गई हैं जो इंडिया के अंदर अभी रिटेलिंग का जो नया ट्रेंड आ गया है। कभी टेक्नोलॉजी की वजह से, कभी एंटरटेनमेंट की वजह से, कभी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर की वजह से, और कभी हमारा नए नए फॉर्मेट आ गए हैं रिटेलिंग के, कंपटीशन आ गया है, स्टोर के नए नए डिजाइन है, या हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की ओर मूव करने लगे हैं। तो ये हमारा रिटेल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक थे जो मैंने अब कवर करा दिए हैं, और कुछ टॉपिक अगर मुझे लगे कि और कवर कराने हैं या कुछ बनते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने ले आऊंगा। तो इसकी पीडीएफ में बहुत जल्दी ही अपलोड करा दूंगा, तो इसको आप आज ही स्टडी कर लेना, एक ही रीडिंग ले लेंगे तो आई थिंक काफी कुछ कवर हो जाएगा। तो कोई अभी भी अगर वीडियो में लास्ट में एंटर हुआ है तो मैं उसको कहूंगा कि स्टार्टिंग से या वीडियो को देखना स्टार्ट करें, तो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो ये था हमारा रिटेल मैनेजमेंट। स्टार्टिंग की थी हमने रिटेल से, रिटेल क्या है, रिटेलर क्या है, रिटेलिंग क्या होती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इसकी क्या फीचर्स होते हैं। फिर स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, इसमें हमने ओनरशिप के बेस पर और यहाँ प्रोडक्ट के ऑफर करने के बेस पर 2 पार्ट किए थे। तो यहाँ पर स्टोर बेस्ड है, स्टोर बेस्ड के बाद मैंने आपको बताया था कि नॉन स्टोर बेस्ड भी रिटेलिंग आएगी। तो फिलहाल ये स्टोर बेस्ड रिटेलिंग थी। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग के अंदर ओनरशिप के बेस पर, फिर प्रोडक्ट के ऑफर के बेस पर, फिर नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग के अंदर हमने देखा था कि ये डायरेक्ट सेल करते हैं या डिस्टेंस सेलिंग करते हैं। ठीक है, फिर हमने स्टडी किया था स्टोर की लोकेशन वगैरह के बारे में, जो भी टॉपिक थे। स्टोर की लोकेशन के टाइप्स कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फिर स्टोर की लोकेशन को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स के बाद हमने देखा था कि स्टोर की लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। जर्नल स्टोर लोकेशन, ये टॉपिक प्रॉपर आपके सिलेबस में है, चॉइस ऑफ ए जर्नल लोकेशन, देख लेना ध्यान से। ठीक है, फिर ये टॉपिक भी प्रॉपर आपके सिलेबस में था, एनालिसिस ऑफ ट्रेडिंग एरिया, जो हम जिस एरिया में हम ट्रेडिंग करते हैं उसका एरिया कैसे होना चाहिए, फिर उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक। फिर हमने ये देखा था कि रिटेल ट्रेड के अंदर कौन कौन से इश्यूज आते हैं, चोरी करने के आते हैं, उठाईगिरी के आते हैं, कर्मचारियों के आते हैं, माल चोरी हो जाता है, सामान चोरी हो जाता है, पैसा चोरी हो जाता है, कभी कभी आप स्वीट हार्टिंग भी करते हो या वार्डरोबिंग भी करते हो। ये सारे टॉपिक इसी में आ गए थे। कौन कौन से सिक्योरिटी इशू है हमारे रिटेलिंग के अंदर।
वार्डरोबिंग मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इट इज अ टेक्निकल वर्ड, सिंपल सी बात है। इसमें हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, यूज किया, दुकान वाले को वापस कर दिया, ये क्या कि भाई पसंद नहीं आया। ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज किया, यूज किया 2-4 दिन, वापस कर दिया, तो ये वार्डरोबिंग होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे, सिंपल सा था हमारा रिटेल मैनेजमेंट। आई होप सबको रिव्यू लेने के बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ कल वाली परसों वाली अपलोड हो चुकी हैं, और वो प्रिंट के लिए भी ओपन कर दी गई थी आज सुबह ही, बट मैं तो पीडीएफ डेली दे जाता हूं। बट किस दिन अगर